गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 1 में स्विट्ज़रलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषताएं, उसका जो महत्व है और उसका जो विकास, इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखो, स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसने अपने यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है आज तक अपनाई हुई है। हम अगर कहें तो स्विट्ज़रलैंड को जो है हम लोकतंत्र का घर कह सकते हैं। यदि हम इंग्लैंड को जो है संसदीय व्यवस्थाओं या संसदीय संस्थाओं का जन्मदाता मान सकते हैं, अमेरिका को संघीय व्यवस्था का जन्मदाता मान सकते हैं, तो स्विट्ज़रलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रयोगों की राजनीतिक प्रयोगशाला का गौरव जो है वो प्राप्त है। स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले जो है हम ये समझेंगे कि स्विट्ज़रलैंड की मतलब जो भौगोलिक और जो सोशोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है। देखो, स्विट्ज़रलैंड जो है एक छोटा सा देश है, 50 लाख के आसपास जनसंख्या है, जो कि 16,000 वर्ग मील भूमि का एक छोटा सा देश है। अगर भारत के टर्म में अगर हम बात करें तो स्विट्ज़रलैंड जो है केरला से जो है थोड़ा मतलब केरला के बराबर मान लो, या जैसलमेर का जो ज़िला है अगर हम राजस्थान की बात करें तो उससे थोड़ा सा बड़ा है। चारों तरफ अगर हम माने तो स्विट्ज़रलैंड जो है भूमि से घिरा हुआ देश है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है 3 तरह की भाषाएं बोली जाती है, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, और आजकल रोमांच एक नई भाषा, मतलब ये 4 तरह की भाषाएं बोली जाती है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है जातिगत विभिन्नताएं भी पाई जाती है। अगर हम देखें तो 72% जो है स्विट्ज़रलैंड में जर्मन, 21% जो है लोग वहाँ पर फ्रेंच और 6% जो है इटालियन लोग रहते हैं। जहाँ तक हम धार्मिक विभिन्नताओं की बात करें तो वहाँ पर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों ही मतलब जाति के जो क्रिश्चियन के अंतर्गत जो जाति पाई जाती है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों ही जाति के लोग रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि स्विट्ज़रलैंड की, तो स्विट्ज़रलैंड जो है एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है जिसमें विभिन्न जाति के जो है लोग भी पाए जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि मतलब ये जो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन जो रहते हैं ये आपस में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता की भावना और सद्भाव की भावना के साथ रहते हैं। स्विट्ज़रलैंड ने जो है एक इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो स्विट्ज़रलैंड ने न्यूट्रलिटी को अपनाया हुआ है। मतलब कि स्विट्ज़रलैंड जो है एक तटस्थ कंट्री रहा है। यूरोप के अंदर प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और आज मतलब शीत युद्ध के दौरान तक भी और आज तक भी जो है स्विट्ज़रलैंड एक न्यूट्रल कंट्री रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय दुनिया ने भी स्विट्ज़रलैंड की जो न्यूट्रलिटी है उसको बरकरार रखने की बात की है। अब हमारे लिए स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व है स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अगर हम बात करें कि स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ दी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी नहीं सॉरी बच्चों, ओल्डेस्ट रिपब्लिक है। मतलब अगर हम कहें तो कि स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वो विश्व का प्राचीनतम गणतंत्रीय संविधान है। अब तक बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि गणतंत्र क्या होता है। गणतंत्र मतलब जहाँ हेड ऑफ द स्टेट जो होता है, यानी जो राज्य का जो प्रमुख होता है, राज्य का जो अध्यक्ष होता है, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1848 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने स्विट्ज़रलैंड को रिपब्लिक बनाया। खैर, स्विट्ज़रलैंड 1848 से पहले भी जो है स्विट्ज़रलैंड में जिस तरह का राजतंत्र अगर हम बात करें इंग्लैंड में रहा, फ्रांस में रहा,
या सोवियत संघ में रहा, इस तरह का राजतंत्र जो है स्विट्ज़रलैंड में कभी भी नहीं रहा। रैपार्ड तो लिखते हैं कि स्विट्ज़रलैंड जो है युगों से ही गणराज्य रहा है। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड जो है ओल्डेस्ट रिपब्लिक है, तो ये रिपब्लिक होना जो है स्विट्ज़रलैंड के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। दूसरा, अगर हम बात करें, स्विट्ज़रलैंड को हम बेस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं। अगर प्रजातंत्र का कोई आदर्श प्रतीक है तो वो है स्विट्ज़रलैंड का संविधान। वो कैसे? देखो, स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है वहाँ आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। कुछ कैंटन्स के अंदर और कुछ जो अर्ध कैंटन्स है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, वहाँ आज भी जो है जनता के द्वारा जो है कानूनों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जनसभाएं होती हैं जहाँ नागरिकों के द्वारा कानून निर्माण किया जाता है। फिर स्विट्ज़रलैंड के मेजॉरिटी ऑफ द कैंटन्स के अंदर जो है रेफरेंडम और आरंभन यानी लोक निर्णय और जिसको हम इनिशिएशन बोलते हैं आरंभन, ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो टूल्स हैं वो आज भी प्रचलित है। न सिर्फ प्रचलित है बल्कि इनको सक्सेसफुली आज भी फॉलो किया जाता है। इवन रिकॉल की फैसिलिटीज़ भी अगर हम कहें स्विट्ज़रलैंड में आज भी कैंटन्स में पाई जाती है। ठीक है, तो लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जिस मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को अगर हम देखें तो वो बेस्ट मॉडल होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और स्विट्ज़रलैंड के अंदर वर्तमान समय में भी उसको सीमा मतलब बहुत अधिक सीमा तक इसका पालन किया जाता है। ब्राइस का मानना है कि वर्तमान लोकतांत्रिक राज्यों में अगर अध्ययन की दृष्टि से अगर हम देखें तो स्विट्ज़रलैंड का जो दावा है वो सबसे ऊंचा दावा स्विट्ज़रलैंड का पाया जाता है। स्विट्ज़रलैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस में मैंने आपको बताया कि ये एक स्थायी तटस्थ देश है और इसने स्विट्ज़रलैंड ने जो परमानेंट न्यूट्रलिटी अपनाई है, इसके लिए ये कहा जाता है कि स्विट्ज़रलैंड अशांति के समुद्र में बसने वाला सुखी द्वीप है। जितने भी मेजर अगर हम बात करें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है, जैसे 1990 की वर्साई की संधि हुई, वो स्विट्ज़रलैंड में हुई। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि स्विट्ज़रलैंड ने जो एक न्यूट्रलिटी अपनाई हुई है, ये भी स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रमुख विशेषता है। फिर स्विट्ज़रलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है पढ़ने में कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है प्लूरल एग्जीक्यूटिव को अपनाया गया है, एक बहुल कार्यपालिका को अपनाया है स्विट्ज़रलैंड के संविधान निर्माताओं ने। क्या होती है बहुल कार्यपालिका? देखो, स्विट्ज़रलैंड के अंदर 7 सदस्यों की बहुल कार्यपालिका है। तो ये जो उनकी जो एक बहुल कार्यपालिका है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो कि स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना अगर हम कहें जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक तो जिस डायरेक्ट डेमोक्रेसी को आजकल माना जाता है कि ये अव्यावहारिक है अपनाना, उसे स्विट्ज़रलैंड के संविधान ने अपनाया हुआ है। ठीक है, दूसरा, स्विट्ज़रलैंड जो है एक विविधताओं से भरा हुआ देश है और इन विविधताओं से भरे होने के बावजूद भी उन्होंने अपने यहाँ जो है एक एकता को अपनाया हुआ है। ठीक है, तो स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, तो ऑग ने लिखा है कि वर्तमान यूरोप की भूमि पर सबसे पहले और पूर्ण रूप से जो है स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही संघात्मक प्रणाली का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। जनमत संग्रह का सिद्धांत की भी अगर हम बात करें तो इसका जन्म भी यहीं हुआ। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व को जो है व्यवस्थापिका में सफलतापूर्वक लागू जो है स्विट्ज़रलैंड में ही किया गया।
यहीं पर स्थानीय संस्थाओं का इंग्लैंड की स्थानीय संस्थाओं से भी ज़्यादा विकास हुआ है। स्विस संविधान ने तटस्थता की व्यवस्था की है जो किसी अन्य देश व संविधान में नहीं है। तो ये है स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस, और इसी के वजह से जो है स्विट्ज़रलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपने आप में एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान का क्या महत्व है ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।